Hello friends, welcome to India Journey. Uh, Today's video is a video of polity. ठीक है, पॉलिटी का लेक्चर है. तो प्रीवियस वीडियोस में हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है. ठीक है, तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है पॉलिटी का, जस्ट गो एंड वॉच दैट. देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट 1 के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, जिसमें हमने कवर किया था आर्टिकल 1 to 4. और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा अप्रोच ऐसा है ना कि इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि एक एक चीज़ हम क्लास में ही रट लेंगे, हमें ज़्यादा बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी. ठीक है, हम ऐसे ट्रिक्स से आपको पढ़ाएंगे कि यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग. तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखना है और कान में हेडफोन डाल लो और सुनना स्टार्ट करो प्रेम से. तो देखो दोस्तों, हमने आपको बताया था शॉर्ट में, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ मैं, ताकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं भी देखा हो तो भी ये वीडियो समझ में आए. लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पॉलिटी के सारे वीडियोस देख लो. पहले 3-4 वीडियोस हैं, ज़्यादा नहीं है, और सब 20-20 मिनट के हैं. तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NDA, CDS, FCAT, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. यहाँ से स्ट्रेट क्वेश्चंस आएंगे. NDA में भी इस बार 1-2 क्वेश्चन आया है मेरे केवल 3 लेक्चर्स से. ठीक है, तो देखो, पहले मैंने क्या बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बुक. ठीक है, ये एक बुक है जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और चैप्टर्स का नाम पार्ट, इसमें कह सकते हो कि चैप्टर्स पार्ट के रूप में दर्शाए गए हैं. ठीक है, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2 तुम बुक में पढ़ते हो, उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बुक में तुम्हें पार्ट वाइज पढ़ना है. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो इस पार्ट्स में सब टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं. जैसे तुम कोई भी चैप्टर जब खोलते हो, चैप्टर 1 तुमने खोला तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं. उसी तरीके से समझ लो कि पार्ट 1 में भी कुछ टॉपिक्स रहेंगे जिसको हम आर्टिकल्स बोलते हैं. और आर्टिकल कुछ नहीं, एक सब टॉपिक है कह सकते हो. और आर्टिकल्स में हमारे रूल्स रहते हैं, रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, कुछ बातें रहती है. ठीक है, जिसको हम समझेंगे. ठीक है, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. देखो, पार्ट 1 हमने पढ़ चुका है. ठीक है, हमने पढ़ लिया है पार्ट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है, यानी कि 4 आर्टिकल्स हमने पढ़ लिया है. तो अब मेरा ये अप्रोच है कि जल्दी से तुम आर्टिकल्स को रिवाइज कर दो कि हमने क्या क्या पढ़ा था. देखो, आर्टिकल 1 में हमने पढ़ा था कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट. ठीक है, और हमने कंपैरिजन किया था USA और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में. हमने बताया था कि USA का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है. मतलब ये हुआ कि वहाँ USA में अगर मान लो ये सेंटर है, तो USA में सारे स्टेट्स मिलके एक साथ हुए हैं. एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, मतलब ये स्टेट अपनी मर्जी से USA में शामिल है. अगर इनका मन करे तो ये USA से हट भी सकते हैं. ठीक है, ये मतलब हुआ कमिंग टुगेदर फेडरेशन का. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया तो इंडिया इज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. मतलब यहाँ का सेंटर स्टेट को बांधे हुए है. मतलब यहाँ का कोई स्टेट चाहे कि मैं इंडिया से हट जाऊँ तो इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस. तो दोस्तों, हमने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 पढ़ लिया है. आर्टिकल 1 की ये कुछ बातें थी, इसमें मैंने बताया आपको कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसा कहा गया. देखो, ये सब बातें बहुत ज़रूरी थी. मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि प्रियम्बल के बारे में, कि किस व्यक्ति ने प्रियम्बल के बारे में क्या कहा था. ठीक है, किस व्यक्ति ने क्या कहा था. जैसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन NA पलखीवाला ने कहा था कि हमारा जो प्रियम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं बताना चाहता हूँ. देखो, हर बुक के पहले प्रीफेस रहता है ना. हर बुक के पहले प्रीफेस रहता है, प्रस्तावना जिसको हम बोलते हैं. तो हमारा जो प्रियम्बल है, ठीक है, हमारा प्रियम्बल इज़ नॉट द प्रीफेस, इट इज़ द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम टीचिंग यू ऑल, दैट आवर प्रियम्बल इज़ अ समरी, नॉट ओनली अ प्रीफेस. ठीक है, इट्स नॉट अ प्रीफेस बट इट्स अ समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब अगर तुम इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो
तो ये एक तरीके का समरी है, ये पूरा सारांश लिखा हुआ है। तो दैट इज़ वाई हमारे एन ए पलखीवाला साहब ने कहा है कि इट इज़ एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के एम मुंशी ने कहा कि ये होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा भाग्य तुम यहाँ से देख सकते हो क्या अंदर है, यू कैन अंडरस्टैंड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सवाल आ सकते हैं। की नोट किसने कहा? की नोट मतलब ये की नोट मतलब एक तरीके का ये की है, ठीक है। सबसे अच्छा नोट है कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप ले सकते हैं। ये अर्नेस्ट वार्कर ने कहा था। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा किसने कहा? पंडित ठाकुर दास ने कहा। अब इसको याद कैसे कर सकते हो? देखो होरोस्कोप से जो चीज़ें रिलेटेड रहेगी वो कोई मुंशी जी ऐसे करके याद कर लो, मुंशी जी ने कहा होगा। एन ए पलखीवाला 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा? एन ए पलखीवाला, एन ए पलखीवाला ऐसे करके। की नोट किसने कहा? तो भाई अर्नेस्ट बार्कर। अब देखो इसको ऐसे हम मैंने याद किया था कि की है, चाबी है, ठीक है। और ऐसे करके याद रखो ना, नोट है तो नोट को अर्न करना पड़ता है, नोट को कमाना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखो, की नोट अर्नेस्ट बार्कर, की नोट अर्नेस्ट बार्कर। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? पंडित ठाकुर दास ने। देखो इतना जो आत्मा से रिलेटेड बातें पंडित जी ही करते हैं ना, इस तरीके से तुम याद कर लो कि पंडित ठाकुर दास ने बोला था कि हमारा जो प्रियम्बल है वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो हमने आर्टिकल 1 का ये सेकंड क्लाउज है, इसमें मैंने बात किया था कि स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज पर द फर्स्ट शेड्यूल। मैंने बताया था, आप पिछला लेक्चर ज़रूर देखना, मैं बस रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ 3-4 मिनट में, उसके बाद जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे और आज हम पार्ट 2 ख़त्म करेंगे, ठीक है। यानी सेकेंड चैप्टर, शो कॉल्ड सेकेंड चैप्टर हम ख़त्म करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो दोस्तों थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। बहुत ही ऑनेस्टली मैं सारी चीज़ों को कवर करूँगा, आई ट्राई टू कवर, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रह रहा हूँ, तो मैं जो वायदा कर रहा हूँ मैं उसे निभा नहीं रहा हूँ। आई एम वेरी सैड अबाउट इट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। अभी बहुत टाइम है एनडीए में, डोंट वरी, ठीक है। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। और मैं एक और बात बताऊंगा कि वीडियो को तुम 1.5x से देखो या दोगुने स्पीड करके देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुमको समझ में आएगी चीज़ें और जल्दी वीडियो को कवर कर पाओगे। देखो यहाँ पे मैंने बताया था तुमको कि शेड्यूल क्या होता है, तो पिछले वीडियो तुमने अगर देखा होगा तो मैंने बताया था कि शेड्यूल जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे के कुछ पेजेस हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस को लिखे जाते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि टोटल 12 शेड्यूल्स हैं टोटल, ठीक है। 12 शेड्यूल्स टोटल हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं शेड्यूल्स का ट्रिक के साथ बताऊंगा, सारा शेड्यूल तुम्हें याद कराऊंगा, डोंट वरी। सेकंड जो सब क्लाउज है आर्टिकल 1 में, वो ये कहता है कि दी स्टेट एंड द टेरिटरीज़ कहाँ पे लिखे हैं? स्टेट और टेरिटरीज़ फर्स्ट शेड्यूल में, और शेड्यूल में लिस्ट होते हैं। शेड्यूल में ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2, लिस्ट 1 में स्टेट के बारे में लिखा हुआ है, लिस्ट 2 यूनियन टेरिटरी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि यूनियन ऑफ स्टेट मीन्स ओनली लिस्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। अगर कोई बोले यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया, दैट इज़ भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब वो लिस्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल की बात कर रहा है। लेकिन अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों आएंगे, क्योंकि टेरिटरी मतलब यूनियन टेरिटरी एज वेल एज स्टेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने चर्चा किया था, तुम पिछला वीडियो देख लेना, ठीक है। उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। देखो आर्टिकल 2 भी हमने बताया था कि किसी भी नए स्टेट का निर्माण करना है, ठीक है, तो स्टेट का निर्माण करना है तो हम आर्टिकल 2 का यूज़ करेंगे। किसी भी यूटी को स्टेट में चेंज करना है तो हम आर्टिकल 2 का यूज़ करेंगे। और आर्टिकल 3 का यूज़ हम 2-3 कार्यों के लिए करते हैं, स्टेट का विभाजन करने के लिए, स्टेट का नाम चेंज करने के लिए, स्टेट को यूटी में बदलने के लिए, और या फिर है ना यूटी का नाम चेंज करने के लिए, उसकी एरिया को कम करने के लिए, हम इन सब चीज़ों के लिए आर्टिकल 3 का यूज़ करते हैं। और आर्टिकल 4 में मैंने बताया था कि ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को बचाता है और ये बताता है कि इसमें किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ अ सेवियर ऑफ आर्टिकल 2 एंड 3, वी कैन से लाइक दिस। चलो अब है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आज हमें इस वीडियो को शुरुआत करना है। इट्स बिन 9 मिनट्स मैंने तुम्हें रिवीजन कराया है, तो रिवीजन इम्पॉर्टेंट भी होता है। मेरा ये कहना है कि भाई तुम ज़िंदगी में कम पढ़ो, ज़िंदगी में कम पढ़ो लेकिन इतने अच्छे से पढ़ो कि तुम्हें याद हो चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ने के फेर में हमारे को कुछ याद ही नहीं रहता है। तो ये दिस शुड नॉट बी आवर अप्रोच। चलो पार्ट 2 में हमें पढ़ना है सिटीजनशिप। तो अब पार्ट 2 का क्या मतलब?
पार्ट 2 का ये मतलब कि दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ आवर बुक विच इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वी आर जस्ट रीडिंग अ बुक, ठीक है। पॉलिटी इज़ सो इंटरेस्टिंग, अगेन आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड। और यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तुम इस नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसे अच्छे से करोगे, नो क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम नहीं बना पाओगे। देखो, पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में पढ़ना है। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा? पहले पार्ट में हम टेरिटरीज़ के बारे में पढ़े कि कैसे इंडिया टेरिटरीज़ को एक्वायर कर सकता है, कैसे स्टेट का नाम बदल सकता है, यूटी का नाम बदल सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। पहले हमने एरिया के बारे में जाना। उसके बाद जब हम एक एरिया को स्पेसिफाई कर लिए तो दूसरी चीज़ क्या है जिसके बारे में पढ़ना है? सिंपल सी बात है, सिटीजनशिप की बात करेंगे ना। उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। तो एक क्रमागत ढंग से हमारे ये किताब बना हुआ है। तो सिटीजनशिप की बात करते हैं तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप की बात करी गई है। देखो, टिल 26 जनवरी 1950 सिटीजनशिप जो था ना 1950 तक वो दिया जाता था। देखो, ये जो है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया था। 26 जनवरी 1950 तक सिटीजनशिप वाज गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट आफ्टर दैट पीरियड, इसके बाद जो है ना सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया, ठीक है। एक पार्लियामेंट्री लॉ की ज़रूरत पड़ी, उस कॉन्स्टिट्यूशन से हटके कुछ पार्लियामेंट्री लॉ की ज़रूरत पड़ी। तो इसके लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया। और अभी जो भी हम सिटीजनशिप ले रहे हैं ना अपने कंट्री में, वो इसी एक्ट से ले रहे हैं। दिस शुड बी नोटिस, ठीक है। अभी जो हम सिटीजनशिप अपने कंट्री में ले रहे हैं वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के मदद से ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर किसी को 26 जनवरी 1950 के बाद सिटीजनशिप लेना है तो इस एक्ट से लेगा, ठीक है। यानी कि इसके बाद का किसी का भी जन्म है तो इसी एक्ट से उसको सिटीजनशिप मिलेगी। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आर्टिकल शुरुआत नहीं किया, ये मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम समझ सको आगे के आर्टिकल्स। देखो, सिटीजनशिप दो तरीके से मिलती है। दो तरीके का सिटीजनशिप होता है। एक होता है जस सोलिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है जस सोलिस, एक होता है जस सैंग्विनिस। जस सोलिस, जस सैंग्विनिस। जस सोलिस का मतलब कि सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, मतलब ये देश हमारा कंट्री इंडिया है, इसमें तुम्हारा जन्म हुआ भैया तो तुम यहाँ के हो गए, ठीक है। तुम्हारा जन्म हुआ, तुम यहाँ के हो गए, यू आर इंडियन। लेकिन जस्ट सैंग्विनिस का मतलब ये है भैया कि ये बैकग्राउंड देख के दिया जाता है। तुम यहाँ के हो, सिटीजनशिप यहाँ का तभी मिलेगा जब तुम पहले तो यहाँ के हो तुम, उसके बाद तुम्हारा धर्म क्या है, कास्ट क्या है। ये पाकिस्तान में, ये हमारे हूटिया कंट्री पाकिस्तान में इसी तरीके से मिलता है। जस्ट सैंग्विनिस वहाँ है, वहाँ जस्ट सॉलिश नहीं है। मतलब तुम्हें अगर सिटीजनशिप लेना है तो योर religion, your caste, creed, each and everything will be checked. But in India, there is nothing, any concept like this. On the basis of birth, citizenship is given. All right. So चलो let's move on. और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो में किसी तरीके का चेंजेस चाहिए, मेरे पढ़ाने के तरीके में किसी भी प्रकार का कोई भी आप सलाह देना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, सो दैट आगे से मैं इसमें सुधार कर सकूँ, बिकॉज आई एम मेकिंग इट फॉर यू ऑल। तो आपके ओपिनियंस बहुत मैटर करेंगे हमारे लिए। देखो, आर्टिकल 5 से हम शुरुआत करेंगे। आर्टिकल 5 से 11 तक हमें सिटीजनशिप पढ़ना है ना। देखो, आर्टिकल 5 क्या कहता है भैया? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सिंपल सी, इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस ये याद रखो कि उसको, किसी व्यक्ति को तभी सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है, अगर वो इधर ही वॉज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में बोर्न हुआ है, मतलब भारत के अंदर उसकी जन्म हुई है, या फिर उसके कोई एक पेरेंट, ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बोर्न इन द टेरिटरी, अगर कोई एक पेरेंट, माता या फिर कोई एक पिता अगर इंडिया में जन्म लिए हों, या फिर ही शुड बी लिविंग 5 years बिफोर द अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के 5 साल पहले से वो रह रहा है तो उसे हम आर्टिकल 5 के
द्वारा हम उसे सिटीजनशिप दे देंगे। तो बेसिकली आर्टिकल 5 ना, हम देखो समराइज़ करके अगर समझें तो आर्टिकल 5 उनके लिए है जो जिनका जन्म इंडिया में हुआ, ठीक है, जिनका जन्म इंडिया में हुआ, इसके लिए ये आर्टिकल 5 था। आर्टिकल 6 क्या कहता है भैया, देखो बाद में मैं समराइज करूँगा, सब समझ में आएगा, बस ध्यान से धैर्य बना कर रखो, धैर्य बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखो आर्टिकल 6 की बात करें तो राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब ये किसकी बात कर रहा है भैया, ये बात कर रहा है जो लोग इंडिया आए पाकिस्तान से। कहाँ से? जो पाकिस्तान से इंडिया है, ये उसकी सिटीजनशिप की बात कर रहा है आर्टिकल 6, ठीक है। अब इसको कैसे मैं याद करता हूँ, देखो पाकिस्तान की बात है, मतलब ये 6 है, मैं समझ रहे हो ना, 6 किसके 6 यानी कोई बॉलर है पाकिस्तान का, हमने छक्का जड़ा, रोहित शर्मा ने छक्का जड़ दिया, मतलब ये छक्का जो है ना वो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो भाई। चलो, राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए, आर्टिकल 6 की बात है, उनको कैसे सिटीजनशिप दिया जाएगा। देखो ये 3 कंडीशन है, अगर वह व्यक्ति खुद इंडिया में पैदा हुआ हो, या उसके पेरेंट में कोई एक का जन्म यहाँ हो, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ यहाँ हो, ठीक है। ये अनडिवाइडेड इंडिया की बात है, ये गौर करना, अनडिवाइडेड इंडिया की हम बात कर रहे हैं, जब इंडिया अनडिवाइडेड था, जहाँ पे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ये सब कुछ नहीं बना था, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो ये बहुत, बस इसमें इतना कन्फ्यूजन मत क्रिएट करो, बातें सेम ही है, इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही बात है। बस ये याद रखना है कि आर्टिकल 5 इज़ टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, हु बॉर्न इन इंडिया, और आर्टिकल 6 इज़ टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, बट द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप वॉज बेस्ड ऑन देयर बर्थ बिफोर अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है। तो उसके पहले के बेसिस पे ही उनको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा अगर वो पाकिस्तान से वापस इंडिया आते हैं तो, ठीक है। तो देखो मैं इसको रिवाइज कराऊंगा, डोंट वरी एट ऑल, किसी तरह का कोई चिंता नहीं करना। देखो आर्टिकल 6, ठीक है, आर्टिकल 6 पढ़ते हैं। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि देखो मैंने यहाँ पे रिवाइज भी 1 मिनट, आर्टिकल 6 का ही है ये, अभी हमने आर्टिकल 5 पढ़ा था ना, आर्टिकल 5 और 6 हमने पढ़ लिया था। देखो हाँ, देखो आर्टिकल 5 और 6 हमने थोड़ा सा पढ़ा था। देखो आर्टिकल 6 का यहाँ पे और थोड़ा सा एलेबोरेट करके दिया हुआ है कि बिफोर 19 जुलाई 1948 बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। देखो ये वही चीज़ें समराइज़ करके लिखी गई है, अगर 19 जुलाई 1948 के पहले का जन्म है तो ये इन तीनों में से कोई एक कंडीशन रहेगी तो उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी, या तो यहीं पे जन्म लिया हो, या उसके पेरेंट्स जन्म लिए हो, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स जन्म लिए हो, ठीक है। और अगर 19 जुलाई 1948 के बाद की बात करें तो है ना, ही विल हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, उसको गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखना होगा, उसे बताना होगा क्यों आना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो बस इसमें बस इतना याद रखो, आर्टिकल 5 इंडिया बॉर्न वाले लोगों के लिए था, आर्टिकल 6 था जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए, और आर्टिकल 7 था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 देखो समझो अच्छे से, आर्टिकल 7 ये कहता है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी कि हम इसमें इसकी बात कर रहे हैं जो पर्सन इंडिया से माइग्रेट हुआ पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसमें ये बात कही गई ना कि ए पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947 टू द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बट इफ दे रिटर्न ऑन और बिफोर और आफ्टर 19 जुलाई 1948। देखो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है भैया, इसको कन्फ्यूज़न है, ऑन बिफोर आफ्टर सब बात तो तुम ही बोल रहे हो, तुम ही सब बात बोल रहे हो, तो इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से। देखो दे विल बी गिवन सिटीजन बट दे विल हैव टू राइट एप्लीकेशन लिव 6 मंथ, ठीक है। अब ये भाई हम आज़ादी के समय की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें अभी के लिए बहुत रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए इतना डीप में नहीं जाना, इतना अंदर के कॉन्सेप्ट को जानने की ज़रूरत है नहीं। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस मेरे को इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, बस ये 4 चीज़ें याद रखना। जो हमारा आर्टिकल 5 था वो इंडिया में बर्थ लिए वाले लोगों के लिए था,
और आर्टिकल 6 था जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए उनके लिए सिटीजनशिप का प्रावधान था। आर्टिकल 7 था जो इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं भैया। पहले तुम इंडिया से पाकिस्तान गए पाकिस्तान का स्वाद लेने, तुमको लगा नहीं रहे पाकिस्तान से अच्छा तो हमारा इंडिया है, तो इंडिया चलते हैं, तो भैया तुमको आर्टिकल 7 के अंतर्गत तुम्हें सारी जो चीज़ें हैं उसको फुलफ़िल करनी होगी, ठीक है। सारे कानून को फुलफ़िल करना होगा आर्टिकल 7 के अंतर्गत। अगर तुम इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से इंडिया है तो आर्टिकल 7, ठीक है, याद रखना। आर्टिकल 8 था अदर कंट्रीज से इंडिया आना चाहते हो तो आर्टिकल 8 का यूज़ करके आओ। ये सब चीज़ें था 1950-1947 के टाइम का, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मैंने एकदम बहुत क्लियरली लिखा हुआ है दोस्तों कि इन सभी आर्टिकल्स में उनके नागरिकता की बात है जो 26 जनवरी 1950 से पहले लेना चाहते हैं। सो वी कैन से दैट आर्टिकल्स आर वैलिड जस्ट टिल 26 जनवरी 1950। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भैया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, बस याद रखना है 26 जनवरी 1950 के पहले तक ही ये सब कानून थे, अभी ये लागू नहीं होते हैं, अभी सिटीजनशिप एक्ट के तहत ही चीज़ों को किया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। चलो देखते हैं, अब ये हो गया। अब समझो आगे आर्टिकल 9 को पढ़ते हैं। एक सेकेंड, हमने आर्टिकल 5, 6, 7, 8 पढ़ा और मैंने क्या बताया कि पार्ट 2 के अंतर्गत वी हैव टू स्टडी अबाउट हाउ मेनी आर्टिकल्स दोस्तों, 5 to 11। It means 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. It means we have to study 7 articles under citizenship. तो अभी जल्दी से रिवाइज़ करो। हमने 5 में क्या पढ़ा भैया, हमने 5 में क्या पढ़ा था। वी स्टडीड इन आर्टिकल नंबर 5 किसके बारे में, जो इंडिया में जन्म लिया है इंडिपेंडेंस के पहले और वो यहाँ का सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो उससे कुछ उसके लिए प्रावधान थे आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 में किसके लिए था भैया, तो 6 से याद आया तुमको, 6 से छक्के से याद आया पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हो, आर्टिकल 6 का यूज करके आओ। आर्टिकल 7 इंडिया से पाक गए हो भैया, इंडिया से पाक गए हो तो पाक से इंडिया आना चाहते हो, तो फिर किसका यूज करोगे, इंडिया से पाक गए, पाक से फिर इंडिया आना चाहते हो, इट मीन्स यू विल हैव टू यूज़ व्हाट, यू विल हैव टू यूज़ आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल 8 किसके लिए भैया, जो दूसरे कंट्री के हो, तुम दूसरे कंट्री के हो, भारत आना चाहते हो, आर्टिकल 8 का यूज करो, ठीक है, आर्टिकल 8 का यूज करो तब आ पाओगे, ठीक है। तो ये सब रूल्स थे। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा चीज़ों को समझने में। बाकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मौजूद है, डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। दोस्तों मैं क्या देख रहा हूँ ना, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं ला रहा था, तो जितने भी सब्सक्राइबर थे धीरे धीरे घट रहे थे, उनका ट्रस्ट हमारे ऊपर से निकल रहा था। तो प्लीज़ यार ट्रस्ट करो, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा तुम्हारे लिए कि तुम्हारा NDA मैं पास कराऊँ और पक्का होगा, सब कुछ होगा, बस पेशेंस रखना, अच्छे से पढ़ना। तो देखो हमने आर्टिकल 5, 6, 7, 8 कर लिया है, जल्दी से 9, 10, 11 करते हैं और फिर हमारा ये चैप्टर पार्ट 2 ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आगे पार्ट 3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आर्टिकल 9 पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखो, 23 मिनट का वीडियो अभी तक हो चुका है, मैं बस ज़्यादा नहीं 25, 26, 27 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। देखो आर्टिकल 9, पर्सन वॉलेंटरली एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट कांट बी इंडियन सिटीजन। अब देखो सिटीजनशिप की यहाँ ये आर्टिकल 9 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आर्टिकल 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहता है कि इंडिया में केवल सिंगल सिटीजनशिप ही वैल्यूड है। मतलब कि तुम अगर चाहो भैया कि हम US गए, US में जॉब किए और US का सिटीजनशिप ले लें और फिर तुम भारत में भी आके भारत के मज़े लेने चाहते हो, तो इट कांट बी पॉसिबल, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। इफ़ यू आर अ US सिटीजन यू कांट बी एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो आर्टिकल 9 सेज दैट इंडिया हैज़ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, इंडिया के पास सिंगल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता यहाँ नहीं है। तो पर्सन वॉलेंटरली एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट कांट बी एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। अगर तुम विलिंगली अपने इच्छा से दूसरे स्टेट के सिटीजन बने हो तो तुम इंडिया के सिटीजन नहीं कहला सकते, ठीक है ना। चलो आर्टिकल 9 ये कहता है, आर्टिकल 9 ये कहता है। आर्टिकल 10 की बात करते हैं दोस्तों, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल माय डियर फ्रेंड। आई डोंट नो हाउ मैनी पीपल आर
वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। ठीक है, बहुत ही ऑनेस्ट वीडियो है, अच्छे से देखो, सपोर्ट करो। देखो आर्टिकल 10 की बात करूँ मैं, तो आर्टिकल 10 कहता है ना कि आर्टिकल, जैसे देखो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के बारे में मैंने पढ़ा है। आर्टिकल 9 कहता है सिंगल सिटीजनशिप। ये आर्टिकल 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। आर्टिकल 10 ये कहता है ना, आर्टिकल 10 ये कहता है कि 5, 6, 7, 8 अगर इन आर्टिकल से किसी को सिटीजनशिप मिली है तो वह सिटीजनशिप एंजॉय करे। अगर उसको, तुमको मैंने दे दिया सिटीजनशिप, भैया तुम एंजॉय करो सिटीजनशिप। लेकिन अगर मैं चाह लूँ, यानी पार्लियामेंट, मैं मतलब पार्लियामेंट, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाह लेना तो उसके पास ये पावर है कि ऐसा कानून बना के आपके सिटीजनशिप को छीन ले। ठीक है, आप ऐसा मत समझो कि एक बार इंडिया के सिटीज़न बन गए तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी ए सिटीजन। आपके सिटीजनशिप को छीना भी जा सकता है। ठीक है, तो इंडिया में परमानेंट सिटीजनशिप नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 10 ये कहता है कि अगर आपको सिटीजनशिप मिला है तो इट्स नॉट परमानेंट सिटीजनशिप। अगर किसी स्थिति में पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना के आपके सिटीजनशिप को छीन सकती है। इसके लिए कुछ बातें हैं, सर्टेन लॉज है, इसको हम पढ़ेंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि भारत में सिटीजनशिप परमानेंट नहीं है, छीनी जा सकती है। इफ़ यू आर इंडियन सिटीजन, अगर तुम कुछ ऐसा करते हो, डेरोगेटरी चीज़ें करते हो, तुम देश के खिलाफ कुछ कर देते हो, कहीं ना कहीं कुछ लीक कर देते हो इन्फॉर्मेशंस को, जो बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस हैं, तो उस केस में आपकी सिटीजनशिप को छीनी जा सकती है। देखो यहाँ पे मैंने नोट लिखा है कि स्टेट को यह अधिकार नहीं है कि वो सिटीजनशिप छीन सके, केवल सेंटर के पास पावर है। सो इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल कंट्री। देखो यहाँ से भी प्रूफ होता है कि इंडिया क्यों एक क्वासी फेडरल कंट्री है। क्वासी फेडरल मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि क्वासी फेडरल का मतलब होता है कि वैसा कंट्री जहाँ पे सेंटर और स्टेट का पावर सेम नहीं हो, उसे क्वासी फेडरल करते हैं। तो ये चीज़ें भी प्रूफ करती है कि भारत में सेंटर और स्टेट का पावर सेम नहीं है। इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल। स्टेट को यह अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वो सिटीजनशिप छीन सके, इसका मतलब स्टेट का पावर कम है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें थी। आर्टिकल 10 यही कहता है कि यहाँ सिटीजनशिप परमानेंट नहीं है भैया, तुम जो चाहो वो नहीं कर सकते हो इंडिया में। ठीक है, तो आर्टिकल 9 एंड 10 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 11 की बात करते हैं। देखो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आर्टिकल 11 को भी पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। देखो सिटीजनशिप एक्ट 1955 थोड़ा सा बड़ा है, तो मुझे लगता है कि इसे, और इसके बाद में ओशियाई कार्ड के बारे में हमें जानना है कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या होता है, ये किसे मिलता है। ये टॉपिक्स ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक्स होते हैं। आई थिंक एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया शुड नो अबाउट इट। एवरी सिटीज़न, इट डजेंट मैटर यू आर स्टडिंग और नॉट, इट डजेंट मैटर, इट्स अवेयरनेस अबाउट आवर कंट्री, सो यू शुड नो इट वेरी वेल। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी मुझे आर्टिकल 10 तक ही टर्मिनेट कर देना चाहिए इस वीडियो को, क्योंकि इट्स बिन 28 मिनट्स, सो लंबा होगा तो तुम्हें बोरिंग भी लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सिटीजनशिप एक्ट 1955 आपको बताएंगे, फिर ओशियाई कार्ड के बारे में बताएंगे कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या होता है, ये कार्ड किसे मिलता है, किस स्थिति में मिलता है। तो ये चीज़ें ना एक कहानी के तौर पे जब सुनोगे और नोट्स को बनाओगे, रिवाइज़ करोगे, तो फिर तुम्हें मज़ा आएगा, चीज़ें समझ आएगी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हमने पार्ट 1 के बारे में पढ़ा। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 हमने जाना। जल्दी से रिवाइज़ करो, अपना ध्यान इधर आकर्षित रखना। आर्टिकल 1 में हमने पढ़ा कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, और इसके सेकेंड क्लॉज में हमने पढ़ा कि इंडिया के टेरिटरीज़ के बारे में हमारे शेड्यूल 1 में दिया गया है, और शेड्यूल 1 में 2 लिस्ट हैं। लिस्ट 1 में स्टेट्स के बारे में है और लिस्ट 2 में यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में है। तो ये हमने आर्टिकल 1 में पढ़ा। आर्टिकल 2 में हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 2 में हमने पढ़ा कि किसी भी